टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अमई के बारे में पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इसके क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन अबाउट द अमई? अमई के बारे में आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन इट्स टाइप, इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। इसके कौन कौन से टाइप है उसको एक्सप्लेन करना है। इटियोलॉजी यानी उसके कॉजेज लिखने हैं एंड रिस्क फैक्टर और रिस्क फैक्टर के बारे में लिखना है। राइट डाउन इट्स पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इट्स मैनेजमेंट। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखी है, साइंस सिम्टम्स के बारे में लिखी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में लिखी है और इसका मैनेजमेंट करिए। आइए सबसे पहले हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन देखते हैं। मायो मीन्स मसल्स, कार्डियल refers to heart, and infarction means death of tissue due to lack of blood supply। मायो एक लैटिन या ग्रीक वर्ड है जो मसल्स के लिए यूज किया जाता है, कार्डियल जो हार्ट के लिए यूज किया जाता है। इन्फार्क्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी ब्लड सप्लाई की लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड सप्लाई की कमी के कारण टिश्यू की डेथ हो जाना इन्फार्क्शन कहलाता है। हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को हम हार्ट अटैक के बारे में भी हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हार्ट की मसल परमानेंटली डैमेज हो जाती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। occurs when blood flow decreases or stop to a part of heart causing damage to heart muscles। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कब होता है? जब किसी हार्ट के पार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या फिर स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, जिसके कारण वहाँ की मसल्स यानी हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट which may travel into the shoulders, arms, back, neck और jaw। यानी अमई का सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है चेस्ट पेन और एंजाइना पेक्टोरिस और चेस्ट डिस्कम्फर्ट, जो हमारे शोल्डर्स, आर्म्स, बैक, कमर, नेक और जो में ट्रेवल करते हैं, फैला हुआ रहता है ये चेस्ट पेन। और इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि अमई कैसे होता है और क्यों होता है। कैसे होता है कि देखना आप, अगर आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रहा है तो वहाँ के आगे के पार्ट हार्ट मसल्स है जो उनको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है यहाँ का, तो वहाँ की हार्ट मसल्स डैमेज होने लग जाता है, उसमें साइनोसिस होने लग जाएगा, इस्चीमिया होने लग जाएगा, जिसके कारण वहाँ की मसल्स नेक्रोटाइज हो जाएगी। और इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो मैं कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। और आगे हम देखते हैं इसके टाइप्स। मायोकार्डियल इंजरी, इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे दोस्तों। मायोकार्डियल इंजरी दो तरह की होती है, एक एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट पीरियड टाइम में होती है, ऑनसेट होती है। क्रोनिक क्या है कि ग्रेजुअली होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी इसका टाइम पीरियड लंबा होता है। एक्यूट में दो तरह की होती है, इस्चेमिक और नॉन इस्चेमिक। इस्चेमिक को हम आगे देखते हैं फिर। एक्यूट इस्चेमिक मायोकार्डियल इंजरी ये दो प्रकार की होती है, टाइप 1 अमई, टाइप 2 अमई। नॉन इस्चेमिक में एक्यूट नॉन इस्चेमिक मायोकार्डियल इंजरी, क्रोनिक मायोकार्डियल इंजरी, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसके डायग्राम्स। टाइप 1 अमई के बारे में देखते हैं। टाइप 1 अमई में दो कंडीशन अराइज होती हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि उसकी ब्लड वेसल्स जो हार्ट के मसल को सप्लाई कर रही है उसका ल्यूमन पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। और सेकंड कंडीशन अराइज होती है दोस्तों कि वो उसका ल्यूमन है इनकम्प्लीट ऑक्लूड हो चुका है, यानी आधा ब्लॉक हो चुका है या फिर मतलब कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हुआ, ब्लड जा रहा है कि कम जा रहा है, जिसके कारण भी उसकी टिश्यू में डेथ हो सकती है, प्रॉपर उसको मिल नहीं रही ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
और टाइप 2 में आप देख सकते हो 4 कंडीशन अराइज होती है। चारों कंडीशन को हम देखते हैं। इसकी ल्यूमन देखते हैं सबसे पहले। ये इसकी ल्यूमन है जो पूरी फर्स्ट कंडीशन देखना, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस है, यानी उसके ल्यूमन में एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही। तो ऑक्सीजन की सप्लाई में और मायोकार्डियल डिमांड दोनों में बैलेंस नहीं बन रहा, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, डिमांड इम्बैलेंस हो रही है ऑक्सीजन की। सेकंड में क्या है, वेसोस्पाज्म और कोरोनरी माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन। वेसोस्पाज्म में क्या है कि वेसल्स है नॉर्मल है, तो उसमें नॉर्मल वेसल्स में अगर कोई स्पाज्म आ चुका है, स्पाज्म मतलब वहाँ की बीच में नॉर्मल वेसल्स है ना, तो बीच में से कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है, तो उसका ल्यूमन भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड फ्लो, जितना ब्लड आगे जाना था वो उतना जा नहीं पाएगा, जिसके कारण भी टिश्यू की डेथ हो सकती है। कंडीशन थर्ड क्या अराइज होती है देखना दोस्तों, नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी डिसेक्शन, यानी इनके वाल्स पर प्लेग बनने लग जाता है। और चौथी में क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस अलोन। इसमें क्या, चौथी में ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है, दोनों में से कोई एक इम्बैलेंस हो जाता है। और आगे हम देखते हैं इसके मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज एंड कॉजेज। हार्ट रिस्क फैक्टर को हम दो भागों में बांटते हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल का मतलब क्या था दोस्तों, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो रिस्क फैक्टर होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में वो रिस्क फैक्टर होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, इसमें हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में एज आती है, सेक्स, जेनेटिक इन्फ्लुएंस, रेस, हेरिडिटी, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में क्या क्या आता है, हाई ब्लड प्रेशर, सिगरेट स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, वेट एंड इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी मीन्स फिजिकली रूप से वो इनएक्टिव है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, जिसके कारण बीएमआई हो सकता है। डायबिटीज, कोजेस देखते हैं, कोजेस भी लगभग रिस्क फैक्टर का लगभग सेम ही है। कोजेस में एज आ गया, हेरिडिटरी आ गया, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ओबेसिटी, डायबिटीज, अनहेल्दी फूड, अल्कोहल, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग। आगे हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं हमें ही। एथेरोस्क्लेरोसिस, ये धीरे धीरे टाइम के साथ धीरे धीरे वहाँ की ब्लड वेसल्स जो हार्ट की मसल को सप्लाई कर रही है उसमें धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है। ऑब्स्ट्रक्शन धीरे धीरे कॉज करेगी तो ये लीड करेगी इसीमिया को। और आर्टेरियल स्पाज्म में ये कि अचानक होता है आर्टेरियल स्पाज्म, हम जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि आपको मसल क्रैम्प आ रहा है, तो यानी मसल क्रैम्प का मतलब क्या है कि वहाँ की मसल्स में स्पाज्म आ रहा है। स्पाज्म क्या अचानक आता है, तो आप वापस देखना, आर्टेरियल स्पाज्म सडन रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ये अचानक ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रिवर्सिबल मतलब वापस से हो जाता है, थोड़ा टाइम ती रहता है ये स्पाज्म, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, वापस थोड़े टाइम बाद वापस सही हो जाती है। और अगला क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस प्लस प्लेग स्प्लिट है प्लस थ्रोम्बस। एथेरोस्क्लेरोसिस है अगर वहाँ का प्लेग रप्चर हो गया या स्प्लिट हो गया, तो वहाँ पर क्या है कि प्लेटलेट्स अगर इकट्ठे होगी, क्लॉट बनाएगी यानी थ्रोम्बस फॉर्मेशन करेगी। यह है कि सडन, ये होता तो सडन है बट ये रिवर्सिबल नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ की ब्लड वेसल्स जो हार्ट की ब्लड वेसल को ब्लड मसल्स को सप्लाई करी, वहाँ पर ऑक्लूजन यानी ब्लॉकेज आना चालू हो जाएगा। ये भी ब्लॉकेज आ रहा है तो इसी में कॉज करेगा, इसी में लीड्स टू हाइपोक्सिया, ये ऑक्सीजन की कमी। किसी टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया कहलाता है। हाइपोक्सिया लीड्स करेगा रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड को। अगर
किसी टिश्यू या मसल्स में अगर वहाँ की ऑक्सीजन रिड्यूस है, नॉर्मल लेवल से कम है, तो वो एंजाइना प्रोड्यूस करेगी। और रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड है लीड्स टू करेगी थ्रोम्बोलाइसिस। अगर वहाँ का थ्रोम्बस है, वो क्लॉट बना हुआ, वो वापस टूटेगा तो वो भी अनस्टेबल एंजाइना करेगा, यानी अनस्टेबल चेस्ट पेन अनस्टेबल होगा। अगर थ्रोम्बोलाइसिस हो रहा है तो परमानेंट थ्रोम्बस बनेगा, वो थ्रोम्बस टूट के आगे जाएगा, आगे वापस ऑक्लूजन कोज करेगा, तो ऑक्लूजन क्या कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ का वो थ्रोम्बस परमानेंट बन जाएगा। तो ब्लड सप्लाई आगे नहीं ब्लड आगे नहीं बढ़ेगा, तो वहाँ की मसल्स टिश्यू परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। नेक्रोसिस लीड करता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं इसके साइन सिम्टम्स। पहला सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट पेन रेडिएटिंग टू नेक टू जो शोल्डर टू लेफ्ट आर्म टू फोर आर्म टू रिंग फिंगर। चेस्ट पेन यानी ये बता रहा है कहाँ से चेस्ट पेन ये रेडिएट करता है, नेक से चेस्ट पेन। हार्ट पेन से ये रेडिएटर होता है नेक से होता है जो में, जो यानी जबड़े में होता है, जो से नेक के साथ साथ शोल्डर में होता है, शोल्डर के साथ साथ ये लेफ्ट आर्म है, हम दाहिने हाथ में होता है, उसके साथ साथ फोर आर्म्स के साथ साथ हमारी जो रिंग फिंगर होती है उसमें भी ये पेन रेडिएट रहता है, यानी फैला हुआ रहता है। इसमें क्या है, चेस्ट पेन में क्या होता है कि प्रेशर लगता है पहले, फिर उसके में टाइटनेस आती है, फिर पेन होता है और स्क्वीजिंग और एचिंग सेंसेशन। इस डायग्राम के थ्रू आप ये समझ सकते हो, पहले चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुआ, फिर आर्म और बैक में डिस्कम्फर्ट हुआ, उसके बाद में नेक और जब में डिस्कम्फर्ट हुआ, उसके बाद में ट्रबल ब्रीथिंग विद और विदाउट चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ब्रीथिंग पैटर्न भी चेंज होने लग जाएगा, फीलिंग लाइट हेडेक और ब्रेकिंग इनटू ए कोल्ड स्वेट। आपको एक लाइट हेडेक मतलब हल्का सिर दर्द करेगा और आपको ठंडा स्वेट यानी आपका पसीना ठंडा लगने लगेगा आपको, फीलिंग सिक और डिस्कम्फर्ट इन योर स्टमक, यानी आप खुद कोई बीमार समझो कि आपको स्टमक में डिस्कम्फर्ट होगा। और अदर साइन सिम्टम्स देखते हैं इसमें, नोजिया, वोमिटिंग, इंडाइजेशन, हार्टबर्न और एब्डोमिनल पेन, लो ग्रेड फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेल अपीयरेंस एंड फटीग, कोल्ड स्वेट, लाइट हेडेकनेस और सडन डिजीनेस, पाल्पिटेशन, एबनॉर्मेलिटीज इन हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, नोजिया वोमिटिंग, नोजिया यानी जीव घबराना, वोमिटिंग यानी उल्टी आना, इंडाइजेशन आपको डाइजेशन प्रॉपर नहीं होना, हार्टबर्न होना, एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिन में आपके पेट दर्द होना। ठीक है, लो ग्रेड फीवर आएगी, बट इतना ज़्यादा नहीं आएगा, लो ग्रेड कम ग्रेड का फीवर आएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपकी ब्रीथ भी नॉर्मल ब्रीथ की जितनी डेप्थ होनी चाहिए उतनी डेप्थ रहेगी नहीं, उसमें शॉर्टनेस आ जाएगी। पेल अपीयरेंस एंड फटीग, पेल अपीयरेंस का मतलब क्या है कि आपकी स्किन येलो पड़ जाती है और ठंडी हो जाती है क्योंकि उनको ब्लड प्रॉपर मिल नहीं रहा है। एंड फटीग यानी आपको थकान आने लग जाती है। कोल्ड स्वेट, पसीना ठंडा होने लग जाता है। लाइट हेडेकनेस, आपका हल्का से दर्द रहता है। और सडन डिजीनेस, और अचानक आपको बेचैनी होने लग जाती है। पाल्पिटेशन, आपकी हार्ट रेट या हार्ट बीट आपको ये सुनाई देने लग जाती है, जिसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं। एबनॉर्मेलिटीज़ इन हार्ट रेट में एबनॉर्मेलिटीज़ आने लग जाती है और ब्लड प्रेशर में भी आने लग जाती है। और आगे देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ऐसे कौन कौन से टेस्ट है
जिसके थ्रू हम अमई के बारे में देख सकते हैं, अमई को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अमई का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन यानी आपकी उसकी फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई अमई का पेशेंट है वो मेडिकल हिस्ट्री दोनों कलेक्ट करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हेड टू टो तक। और सबसे फर्स्ट टेस्ट हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं एसीजी फाइंडिंग करते हैं। एसीजी में क्या है कि नॉर्मल एसीजी से नॉर्मल एक यानी आपको अगर अमई नहीं है तो नॉर्मल एसीजी आएगी, अगर अमई है तो अब नॉर्मल एसीजी आएगी जिसमें एसटी सेगमेंट एलिवेटेड रहता है। उसके थ्रू भी आप अमई का पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट जिसमें कार्डियक एंजाइम्स, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं, प्रोकाइनेज एंजाइम्स के एलिवेटेड लेवल या इंक्रीज लेवल के बारे में आप देख सकते हैं ब्लड टेस्ट के थ्रू। इकोकार्डियोग्राम क्या होता है दोस्तों, आप बॉडी में अल्ट्रासाउंड वेव्स भेज कर आप उसकी इमेजेस गेन करते हैं, जिसके थ्रू ये पता लगाया इमेजेस गेन करते हैं जिसके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि आपका ऑर्गन सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। न्यूक्लियर स्कैन करते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफ्स भी करते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, मतलब इस एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है कि आपको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए दी जाती है जिसमें आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट को मेजर किया जाता है कि आपका हार्ट कितनी लेवल तक आपका हार्ट काम कर सकता है, उस एक्सरसाइज को टॉलरेट कर सकता है। अगर टॉलरेट नहीं करेगा तो स्ट्रेस लेगा। तो इस टेस्ट में उसकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को टेस्ट किया जाता है, उसके बीट्स को, हार्ट रेट की रिदम को, हार्ट रेट को मेजर किया जाता है। कार्डियक कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी टी स्कैन करते हैं और एमआरआई करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं ना ईसीजी में एक साइड में तो नॉर्मल है, जो कलरफुल है ईसीजी है ये एक साइड में नॉर्मल है, दूसरी साइड में एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल में क्या है कि ये जो एसटी सेगमेंट है ना ये एलिवेटेड है, नॉर्मल लेवल से एलिवेटेड है, तो ये एमआई को इंडिकेट करता है। और एक्सरे में ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक स्पॉट, ये ब्लैक स्पॉट देखो ना आप यहाँ पर, ये कार्डियक नोच है। कार्डियक नोच के पास में जो ये आपका हार्ट का एरिया है ना, वहाँ की मसल में नेक्रोसिस होने लग गया। इसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हो। ईसीजी ऐसे करते हैं, ईसीजी की वजह से वो कॉम्प्लिकेशन देखते हैं अपन, इसके एमआई की कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है। इसकी हमने एक ट्रिक बना रखी है DARTH, डार्थ वाडर, एक ट्रिक है इसकी कॉम्प्लिकेशन की, एमआई की पोस्ट एमआई कॉम्प्लिकेशन की हमने एक ट्रिक बना रखी है, डार्थ वाडर। डार्थ डी मीन्स डेथ हो गया, ए मीन्स एरिथमिया हो गया, आर मीन्स रप्चर हो गया, टी मीन्स टेम्पोंडी हो गया, एच मीन्स हार्ट फेलियर। वाडर का मतलब क्या होता है, हमने एक वर्ड का मीन्स वाडर वी का मतलब हो गया वाल्व डिजीज, एक का मीन्स हो गया एन्यूरिज्म ऑफ वेंट्रिकल्स। एन्यूरिज्म मीन्स क्या कि एबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। ड्रेसलर सिंड्रोम्स, एक सिंड्रोम्स हैं। एम्बोलिज्म, रिक्रेंस के बारे में भी हम, रिक्रेंस होता है इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, पोस्ट एमआई के कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आपने समय रहते अगर आपने एमआई को ट्रीट नहीं किया तो ये कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी एमआई है तो इमीडिएट कौन कौन सा ट्रीटमेंट है जो एमआई को आप क्योर कर सकते हो, उसके कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हो। हमने एक ट्रिक बनाई है ओबेस मैन, यानी मोटा आदमी, उसके थ्रू आप याद कर सकते हो कि इमीडिएट ट्रीटमेंट कौन कौन सा है। ओबेस मैन
ओ मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, उसकी ऑक्सीजन डिमांड को पूरी करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, स्टेटिन देंगे, एस मीन्स स्टेटिन देंगे, ई मीन्स इनोक्सापेरिन देंगे, एम मीन्स मॉर्फिन देंगे। मॉर्फिन एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर ड्रग्स है। एस्पिरिन देंगे, एंटीकोगुलेंट देंगे, प्लस उसके साथ में हम एसी ई इनहिबिटर देंगे और एन मीन्स नाइट्रेट देंगे। ठीक है ना, ये इमीडिएट ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। आगे हम इसका देखते हैं मैनेजमेंट। एमआई का मैनेजमेंट देखते हैं। पहले इनिशियल मेजर, कौन कौन से इनिशियल मेजर है जो हम उसको असेस करेंगे। पहले आईवी असेस करेंगे, उसके बाद कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग करेंगे और ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी हम मेजर करेंगे। फिर हम मेडिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे उसके बाद में मैनेजमेंट में। एंटी प्लेटलेट एजेंट, एंटीकोगुलेंट्स, बीटा ब्लॉकर, स्टेटिन, ये सब मेडिकेशन हम एमआई वाले पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे जिससे उसके पेन में रिलीफ मिल सके और हार्ट मसल्स को प्रॉपर ब्लड मिल सके। रीपरफ्यूजन थेरेपी, ये एक रीपरफ्यूजन थेरेपी यानी उसके परफ्यूजन को मेंटेन करने के लिए जो हम थेरेपी यूज़ करते हैं वो रीपरफ्यूजन थेरेपी कहलाती है, जिसमें हम फिब्रिनोलाइसिस करते हैं। अगर वो क्लॉट बना हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट्स देंगे, प्राइमरी पीसीआई करेंगे, बाईपास सर्जरी करेंगे। बाईपास सर्जरी में क्या है कि हम ग्राफ्टिंग करेंगे। ग्राफ्टिंग में थाई से कोई आर्टरी या वेंस लेकर हम उस रास्ते जहाँ पर ब्लॉकेज है उसके ऊपर से लेकर आगे देखेंगे इसके बारे में। सॉरी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसका मेडिकल मैनेजमेंट हम देखते हैं। इमीडिएट मैनेजमेंट जो हमको सबसे पहले 12 घंटे में करना होता है, एमआई के जस्ट 12 घंटे एनाल्जेसिक देंगे, मॉर्फिन सल्फेट देंगे और एंटी एमेटिक ड्रग्स देंगे नोजिया वोमिटिंग को रोकने के लिए। एंटी थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे जिसमें एंटी प्लेटलेट्स थेरेपी, एंटीकोगुलेंट्स देंगे, एंटी एंजाइनल थेरेपी देंगे, एंजाइना पेक्टोरिस को कम करने के लिए सर्जिकल थेरेपी देंगे। दोस्तों आगे हम सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, CABG करेंगे। CABG मीन्स क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू conduits between aorta or other major arteries with help of CPB machine। इंडिकेशन क्या, ट्रिपल वेसल डिजीज, 60% ऑक्लूजन ऑफ LAD लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरीज में। अगर आप 60% से ज़्यादा ऑक्लूजन या 60% से ज़्यादा ब्लॉकेज है तो इसमें हम CABG करते हैं। फेल्स मेडिकल मैनेजमेंट, अगर आपका मेडिकल मैनेजमेंट भी फेल हो गया तो भी हम CABG करते हैं। इसमें क्या है कि हम दूसरी बॉडी पार्ट से वेंस और आर्टरीज लेकर हम आर्टरी से जोड़कर जहाँ से ब्लॉकेज है ब्लॉकेज को छोड़ के 2 से 3 सेंटीमीटर दूर उसको वापस ग्राफ्टिंग करते हैं। और अगला मैनेजमेंट हमारा इसमें स्टेंट विथ बैलून एंजियोग्राफी। नंबर 1 में देखना, बिल्ड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल पार्शियली ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज। आर्टरी में क्या है कि पहले से कोलेस्ट्रॉल जम चुका है आर्टरीज की वाल्स पर, तो क्या है कि ब्लॉकेज करेगा, मतलब कंप्लीट नहीं करेगा, पार्शियली करेगा, इनकम्प्लीट ब्लॉकेज है जिसके कारण क्या है ब्लड फ्लो आने कम जाएगा, ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा हार्ट की मसल तक। तो इसमें क्या है कि हम एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं, कार्डियक कैथेटर भी बोलते हैं, जिसमें एक स्टंट लगा होता है, आगे एक कैमरा लगा होता है और उसमें एक बैलून लगा होता है। स्टंट देखते हैं सेकंड में देखना, स्टंट विथ बैलून इंसर्टेड
इनटू पार्सली ब्लॉक्ड आर्टरीज में, यानी हमने बैलून जो स्टंट के साथ जो स्टंट है ना, हमने जहाँ पर ब्लॉकेज है पार्सली वहाँ पर उसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद हमने क्या कि उससे बैलून को इन्फ्लेट करेंगे, यानी बैलून को फुलाएंगे, जिसके कारण क्या है वो प्लेग है ना, प्लेग एक्सपांड हो जाएगा, प्लेग एक्सटेंडेड हो जाएगा, मतलब प्लेग फैल जाएगी, प्लेग चिपटा हो जाएगा, सॉरी स्टंट फैल जाएगा। बैलून इन्फ्लेटेड टू एक्सपांड स्टंट को एक्सपांड करने के लिए हमने बैलून को फुलाया, और बैलून रिमूव्ड फ्रॉम एक्सपांडेड स्टंट से हमने बैलून को हटा दिया वापस। तो वो क्या कि वापस जितना रास्ता था पहले उतना ही रास्ता वापस मिल गया ब्लड फ्लो के लिए। ठीक है ना दोस्तों, और इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो कॉरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में, वो स्टंट रखा हो इसके बारे में भी आप समझ सकते हो। कॉरोनरी एंजियोग्राफी क्या होती है दोस्तों, इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो। हमने एक कैथेटर इंसर्ट किया, उसके आगे स्टंट एक कुछ डायग्राम से आप इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। फिर मैनेजमेंट करेंगे इसका, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे, लाइफस्टाइल मेजरमेंट करेंगे, उसका लाइफस्टाइल का उसकी क्या डेली की एक्टिविटीज़ है उसके बारे में हम मेज़र करेंगे, उसको असेस करेंगे। स्मोकिंग सजेशन, यानी उसको बोलेंगे कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो ये रिस्क आपकी है और आप ज़िंदगी से जा सकते हो। अवॉइड एल्कोहल इंटेक, और एल्कोहल इंटेक को भी अवॉइड करवाएंगे हम। डाइट एंड न्यूट्रिशन, साल्ट रेस्ट्रिक्शन के बारे में बोलेंगे। साल्ट रेस्ट्रिक्शन क्या है, साल्ट एंड सोडियम क्या है कि हाइपरटेंशन को कॉज करेगा, हाइपरटेंशन को कॉज करेगा, तो हाइपरटेंशन फर्दर हमें कॉज कर सकता है। एक साइलेंट किलर है हाइपरटेंशन। और नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे सबसे पहले इसका। अगर आपने नर्सिंग केयर प्रोग्राम ढूंढना चाहते हैं तो नर्सिंग डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है आपको। फर्स्ट देखते हैं एक्यूट पेन रिलेटेड टू टिश्यू इस्चीमिया, एविडेंस बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट को एक्यूट पेन हो रहा है टिश्यू इस्चीमिया के कारण, जिसके कारण हम क्या देख सकते हैं, पेशेंट के कॉन्शियस लेवल चेंजेस होता है। सेकेंड है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट भी कम आएगा। एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, इनएफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, फियर एंजाइटी। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।